नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास कब्न का 18वां भाग। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के आते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपये मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपये तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपयों से भरी थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 8 रुपये उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपये गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपये गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं। रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? हो तुम भी निरे बच्चा के ताऊ, आज ज़्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपये इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती, कहीं रुपये उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये रुपये कहाँ रखूँ? चपरासी, हजूर अपने साथ लेते जाएं। रमा तो यह चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना। कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है। रुपये सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर कहा, क्या कंगन ने मिला? रमानाथ अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा रुपये लेता चलूं, जिससे उन्हें तसल्ली हो जाए। जालपा, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ, कहा क्या आजकल करता है, अभी रतन देवी आई नहीं। जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहाँ है। जब चिराग जले तक रतन ने आई तो रमा ने समझा अब न आएगी। रुपये अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिए। अभी उसे गए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफ़ा सर्राफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपये झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों, न रुपये मिलते न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपये रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक है, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके माने यही है कि वह अब चीज़ न बनाएगा। जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपये ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपये रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण यही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपये खर्च कर डाले, इसलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपये देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपये रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। अब चीज़ तैयार हो जाएगी तो रुपये मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपये रहें या न रहें। रुपये आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो, इसमें क्या बुरा है। जालपा, तो यहाँ भी तो यही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़ेगा। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी हो गए थे। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर दिया। 10,000 की चपत पड़ गई।
कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के न रहेंगे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपये लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना, बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश हुई कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपये दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलाकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपये दे दिए? तुमसे किसने कहा था रुपये देने के लिए? जालपा, उसी के रुपये थे, तुमने ला कर रखे थे, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसको रुपये दे दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपये मांगे थे तुमसे? जालपा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसी सक्के मिजाज वालों को रुपया मैंने रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ, उसके पास जाकर रुपये मांग लो, मगर अभी से रुपये घर में लाकर अपने पास रखने से जी का जंजाल क्यों मोल लेते हो? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की शक्ति भी उसके अंदर न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया था कि ये रुपये रतन के हैं और इसका संकेत तक ने किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपये मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपये वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ आई थी, अगर मैं यहाँ खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या सामत सवार थी कि घूमने निकला, एक दिन न घूमने जाता तो कौन सा मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपये रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे की आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपये वापस कैसे लाए जाएं? क्यों न चल कर कहूँ। रुपये लौटाने से आप नाराज़ हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपये न लाया था, शराब से इसलिए मांग लाया था जिससे वह चीज़ बनाकर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपये दे दे। बस इस वक्त वहाँ जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत निरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहाँ बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियाँ जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला झुला रही थी। हू हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करें, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर नहीं जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिए और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्ड ने तो पास कर दिया है। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफ़ी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यहीं स्वर्ग है और स्त्री अभी सचमुच देवियाँ हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, यह सब शिक्षा दीक्षा का ही प्रसाद है। समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पड़ा था उसके आधार पर बोला, वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद नहीं आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो बातें करने का अवसर मिल जाए। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहाँ जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहाँ कहाँ से लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यह चाहता ही था।
चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। यह कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा था तो सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नामात्र भी प्रेम न था, पर इस समय वह फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पैंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठते हुए डरता था। एक बार मित्रों ने ज़बरदस्ती झूले पर बैठा दिया था तो उसे चक्कर आने लगा था, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पैंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठ जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला नहीं बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पैंग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छू लीजिएगा तो कहना। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी अभी देर क्या हो गई? 10 भी नहीं बजे, घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा, कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक तो उसे कुछ होश न रहा। पाँव आप ही आप पैडल मारते चले जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसे बाजी हाथ से खोई। वहाँ से चुपचाप अपना सा मुँह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली? रतन कुछ हुआ तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपये थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने गिना भी नहीं ज़रूर कहती। ऐसा न हो कहीं थैली किसी को दे दे और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का न रहूं, क्यों न इसी वक्त जाकर बाकी रुपये मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये मिल भी जाए तब भी तो 500 रुपये की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सवेरे कुछ प्रबंध नहीं हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब निराशा में भी आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, कहिए रुपये कब मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपये चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपये न लिए होते तो शायद हमारी तरह ही टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपये सैकड़ों का सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए, सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो शंका उत्पन्न होने लगती है कि कहीं नियत तो खराब नहीं है। तो कल आ जाइएगा। रमानाथ, भाई कल मैं रुपये लेकर तो नहीं आ सकूँगा, यूँ जब कहो तब चलाऊँ। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपये का बंदोबस्त करा दो, तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी 1 कौड़ी तो देंगे नहीं, उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी।
आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार हूँ मैं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ, इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर न हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 रुपये गिन कर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपये नहीं हैं। चरणदास, रोज़ गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपये नहीं हैं। कल रुपये जुटा रखना, कल आदमी आएगा ज़रूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टा तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे। आग ही हो जाएंगे, जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है, अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफ़ायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफ़ायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपये ज़रूर अदा हो जाते, मगर यहाँ तो सिर पर सामत सवार थी। इसकी क्या ज़रूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज़ सैर कराने जाती? सैकड़ों रुपये तो तांगे वाले ले गया होगा, मगर यहाँ तो सब उस पर रोब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान गया कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री ने जानने पाए। वहारी बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या ज़रूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाई क्यों बनवाई? उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है तो उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहिमुखी होती है और पराजय अंतर्मुखी होती है। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी? रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपये उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपये मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था। मगर उनके पास से रुपये कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देंगी। रमानाथ माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो न तुम्हारे पास, इतने रुपये कहाँ से आए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ आशा बंधी। 200 रुपये वह दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 रुपये की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नज़र नहीं आता था जिससे इतने रुपये मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपये दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का है? क्या मैं उदास हूँ? जालपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे छिपाता? जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है? रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूँ। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है? जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हड़सी में उड़ा दिया होता। इस समय वह अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुम्हें सिपाहियों से पूछा नहीं, इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा कहे देता हूँ, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे?
रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूँगा। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पोड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निंद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपये जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपये की परवाह नहीं रही। रामानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरतें रोए जिन्हें पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूँ। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय हो जाता। भाग 18 यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।